आज हम लोग डिस्कस करेंगे 26 और 27 जनवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप में मिलता है आपको डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू, साथ ही मिसलेनियस टॉपिक्स के डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली एमसीक्यू मंथन। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है इंडिया चाइना की हाल में झड़प हुई थी। वो झड़प हुई थी हमारी नाकुला में। ये नाकुला हमारे कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मौजूद है? लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर भूटान? तो सही आंसर है ये हमारा मौजूद है सिक्किम के अंदर। ये हमारी झड़प हुई थी नाकुला पास में हुई थी सिक्किम, वो हमारे सिक्किम में मौजूद है। तो दोस्तों थोड़ा सिक्किम के बारे में देखते हैं। सिक्किम की हमारी कैपिटल है गैंगटॉक। यहाँ अगर आप मैप पे देखेंगे सिक्किम हमारी जो है यहाँ पे बिल्कुल भूटान और नेपाल के बीच में सैंडविच बनी हुई है। ये हमारी भूटान, नेपाल और चाइना को 3 कंट्री को टच करती है। सिक्किम की हमारी कैपिटल है गैंगटॉक और साथ में यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है नेपाली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में कई बार फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज सिक्किम की क्या है या फिर कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली है। सिक्किम जो है यहाँ पे मात्र 1 लोकसभा और 1 ही राज्यसभा सीट है। यहाँ के हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा और यहाँ का स्टेट एनिमल है रेड पांडा। स्टेट फ्लावर में हमारा है नोबल ऑर्किड। सिक्किम जो है इंडिया में शामिल होने वाला 22वां राज्य बन गया था। वो बना था 16 मई 1975 को। सिक्किम की एक जो स्टेट बॉर्डर के साथ टच करता है वो है वेस्ट बंगाल। उसके सदर्न पार्ट में सिक्किम जो है हमारे वेस्ट बंगाल को टच करता है। सिक्किम जो है 3 कंट्री को उसकी बॉर्डर लगती है। ऐसा करने वाला 2 और स्टेट है, जो है उनका स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश और ये वेस्ट बंगाल। दोस्तों ये पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे कितने सारे स्टेट्स हैं जिनकी 3 कंट्री से बॉर्डर टच होती है, या फिर उन स्टेट्स के नाम बताइए। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। साथ में कई बार पूछ दिया जाता है कि सिक्किम की जो है इंटरनेशनल बॉर्डर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। सिक्किम जो है अगर हम 2011 सेंसस के मुताबिक देखेंगे तो यह जो है इंडिया का सबसे लीस्ट पॉपुलर स्टेट है और साथ में हमारे इंडिया का सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट है आफ्टर गोवा। सिक्किम के अंदर ही हमारे नाथुला पास मौजूद है। ये जो है काफी इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहीं से सिल्क रूट भी गुजरती है। एंशिएंट सिल्क रूट हमारी यहीं से गुजरती थी। साथ में इसका इस्तेमाल अभी हो रहा है मानसरोवर लेक पे जाने के लिए। और सिक्किम में जो हमारा कंचनजंगा मौजूद है, जो कि हमारा वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट पीक है और इंडिया का हाईएस्ट पीक है। इंडिया का हाईएस्ट पीक अगर हम लोग होगा जब हम लोग बोलेंगे कि इंडिया का कोई भी इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात करें कि इंडिया के अंदर पूरी तरीके से मौजूद कौन सी पीक है और वो हाईएस्ट है, तब हम लोग बोलेंगे नंदा देवी। अगर हम लोग बात करें कि इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सी है, तब हम लोग बोलेंगे कंचनजंगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सिक्किम की इंपॉर्टेंट रिवर है तीस्ता। यहाँ के कई सारे इंपॉर्टेंट हॉट स्प्रिंग है, उनका नाम है बोरांग, रलांग, यूमे, समडोंग। बन जाकरी यहाँ की वाटरफॉल है, ये काफी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। सिक्किम के अंदर ही ये जो हमारा नेशनल पार्क है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे नेशनल पार्क है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये जो हमारा इसको मिल चुका है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिल गया है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और साथ में यहाँ पे कई सारे कंजर्वेशन रिजर्व है, जैसे हमारा हो गया बारसे रोडोडेंड्रॉन सेंचुरी, साथ में सिंगपा रोडोडेंड्रॉन सेंचुरी, कितम बर्ड सेंचुरी। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं। सिक्किम जो है पूरे इंडिया में फर्स्ट स्टेट बन गया था जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक हो गया था। मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होता है, पूरी तरीके से यहाँ पे हम लोग नेचुरल केमिकल का इस्तेमाल करते हैं हमारे खाने पीने या फिर फार्मिंग में। सिक्किम जो है इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लार्ज कार्डमम का। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। सिक्किम में कई सारे जो इंपॉर्टेंट हमारे बुद्धिस्ट सेंटर हैं वो हमारे हैं रुमटेक, पोडोंग मोनेस्ट्री, जो है हमारे सिक्किम के अंदर ही मौजूद है। यहाँ की इंपॉर्टेंट डांस है गुम्पा डांस। और सिक्किम के अंदर 2 जो इंपॉर्टेंट लेक है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, वो है हमारे गुरुडोंगमोर लेक और साथ में हमारी सोंगमो लेक। ये दोनों लेक जो है हमारी मौजूद है सिक्किम के अंदर ही। यहाँ के फेमस पर्सनालिटी है बाइचिंग बूटिया। ये हमारे पूर्व फुटबॉलर हैं जिन्होंने हमारे फुटबॉल को काफी बढ़िया कंट्रीब्यूशन दिया है और उसको काफी पॉपुलराइज किया पूरे इंडिया के अंदर। ये हमारे सिक्किम के ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों इसके बारे में आपको तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अभी हाल ही में फिर से दोबारा न्यूज में था। तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी राज्य के अंदर मौजूद है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात। तो सही आंसर ये हमारा मौजूद है वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल में अगर आपको पता होगा सुंदरबन, ये जो है हमारा नेशनल पार्क भी है। यहाँ पे बंगाल टाइगर पाए जाते हैं जो काफी फेमस है। यह अभी हाल ही में यहाँ पे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बर्ड का सर्वे किया गया था। उसमें बताया गया कि करीब 428 जो हमारी स्पीसीज हैं बर्ड की मिली हैं, जो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है।
और साथ में ऐसे 2 बर्ड मिले हैं जो कि कहीं और पे नहीं मिलते हैं, जिनका नाम है मास्क फिनफुट और बफी फिश आउल। ये दोनों बर्ड का आप नाम ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और साथ में यहाँ पे ये हमारी जो ये बायोस्फीयर रिजर्व है, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला था 1987 के अंदर। ये हमारे रामसर साइट बना था 2019 के अंदर, और साथ में इसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में इंक्लूड किया गया है 1989 में, 89 के अंदर इसको इंक्लूड किया गया था। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लूनर सैंपल 76015-143, जिसका वेट है 332 ग्राम। ये जो है किस अभी न्यूज में बना हुआ था, तो उसका कंटेक्स्ट अभी बिल्कुल बताएंगे। तो पहले आपको बताना है कि ये कौन से हमारे मिशन के तहत इसको मून से अर्थ पे लाया गया था। अपोलो 17, लूला 21, ISEE-3, चांगे 5। तो सही आंसर है, इसको लाया गया था अपोलो 17 मिशन के तहत। तो अभी न्यूज में क्यों है? न्यूज में भी इसलिए है क्योंकि अभी हमारे करंट प्रेसिडेंट बन गए हैं यूएसए के जो बिडेन, वो 46 नंबर के प्रेसिडेंट बन गए हैं। उन्होंने क्या किया है, अपने ओवल ऑफिस में इस लूनर सैंपल को प्लेस किया है। ये जो ऑफिस है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कई सारे वर्ल्ड के कमांडर इन चीफ यहाँ पे आते हैं और मीटिंग, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। जहां तक बात इस अपोलो 17 मिशन की, ये कंडक्ट किया गया था 1972 दिसंबर में। इसको सैंपल को लाने वाले जो हमारे एस्ट्रोनॉट थे उनका नाम है रोनाल्ड एवंस, साथ में मून वॉकर थे हैरिसन स्मिथ और ईगन कैंडन। ये जो इंपॉर्टेंट हो गया है अब एग्जाम के लिए क्योंकि अभी न्यूज में दोबारा आ गया था। और साथ में आपको पता होगा कि अपोलो 17 ही हमारा लास्ट मिशन था जिसमें कि कोई भी ह्यूमन ने पैर रखा था मून के ऊपर, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी या फिर 28 जनवरी? तो सही आंसर है, ये हमारा मनाया जाता है 25 जनवरी को। अभी हाल ही में हम लोग नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया है। तो ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, 25 जनवरी 1950 को ये इसको फाउंडेशन डे था, इसलिए हम लोग इसको नेशनल वोटर्स डे इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि हमारे जितने भी सिटीजन्स हो गए, युवा हो गए या फिर और भी लोग हो गए, उनके अंदर हमारे जागरूकता फैलानी है कि आप वोट दीजिए। साथ में अगर वो एनरोल नहीं कर रखे हैं तो उनको वोटर लिस्ट में एनरोल करने के लिए ही प्रोत्साहन दिया जाता है। और इस साल की थीम क्या थी हम नेशनल वोटर्स डे की? तो थीम थी हमारी मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इंडियाज आर्टिक पॉलिसी। अभी हाल ही में इंडिया ने ड्राफ्ट आर्टिक पॉलिसी को पब्लिश किया है। तो जब ये पॉलिसी पूरी तरीके से बन जाएगी, उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? नोडल एजेंसी कौन होगी? नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। तो सही आंसर है इसका डी। ये हमारी इंप्लीमेंट की जाएगी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के द्वारा, ये हमारी इंप्लीमेंट की जाएगी। दोस्तों इंडिया ने आर्टिक पॉलिसी आखिर लाया क्यों? तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम लोग साइंटिफिक रिसर्च करने में काफी फायदा रहेगा, साथ में हमारे सस्टेनेबल टूरिज्म में भी फायदा रहेगा, और साथ में कई सारे यहाँ पे ऑयल्स और मिनरल रिजर्व है जो पूरे वर्ल्ड के लिए काफी फायदेमंद है। और यहाँ पे हो रहे क्लाइमेट चेंज को स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई सारे इंपैक्ट पड़ रहे हैं हमारे हमारे इंडियन मानसून पे। उसको स्टडी करना है कि क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और इंडियन मानसून पे इंपैक्ट पड़ेगा तो मतलब इंडियन इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसी को देखते हुए ये पॉलिसी ला गई, अभी ड्राफ्ट ला गई है फिलहाल इसकी, इंडियाज आर्टिक पॉलिसी। दोस्तों एक और जो काउंसिल है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, आर्टिक काउंसिल। ये काफी पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। ये हमारी बनती है यहाँ के जो 8 कंट्रीज है जो नेबरिंग है इसकी आर्टिक ओशन की, उनके द्वारा ये बनता है। वो कंट्रीज हमारी कनाडा, यूएसए, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड और डेनमार्क। इन कंट्रीज के द्वारा ही हमारे आर्टिक काउंसिल बनता है। ये हमारा सेटअप किया गया था 1996 ओटावा डिक्लेरेशन से ये सेटअप किया था। इसकी सेक्रेटरीट है ट्रोम्सो नॉर्वे में, और इंडिया इसका ऑब्जर्वर स्टेटस इसको मिला हुआ है। तो ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आर्टिक काउंसिल से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। दोस्तों अभी हाल ही में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिश किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, WTO या फिर नन ऑफ द अबव? तो सही आंसर ये हमारा पब्लिश किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको पब्लिश किया ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। WEF जो है कई सारे अदर रिपोर्ट भी पब्लिश करती है, जिसको अभी हम लोग देखेंगे। ये हमारी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट की 16th एडिशन थी। इसमें क्या किया गया है? इसमें एनालाइज किया गया है जितने भी हमारी सोसाइटी में जो फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, जो हमारे उसके कारण से कई सारे हमारे अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। जैसे हमारा हो रहा है ह्यूमन हेल्थ पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, और कई सारे अलग अलग दिक्कतें हो रही हैं। इसी को स्टडी किया गया है। तो ये फोकस था हमारा
ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का इस पे फोकस किया गया था, इन बातों पे। तो थोड़ा देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमारी एस्टैब्लिश हुई थी 1971 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये हमारी इंटरनेशनल एनजीओ है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। हमारा कोलोग्नी जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, जो हमारा पड़ता है स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसके कई सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, वो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट। ये जो काफी जो रिपोर्ट्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो या फिर हमारा आईबीपीएस हो, एनटीपीसी हो, सभी के में ये पूछा जाता है। तो आप इन रिपोर्ट को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेस्ड है सुभाष चंद्र बोस के भी बेस्ड है। इनका फेमस स्लोगन था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन्होंने जो भाषण दिया था, ये भाषण कहां पे दिया था? जापान, कलकत्ता, सिंगापुर या फिर बर्मा? तो सही आंसर है, इन्होंने ये भाषण दिया था बर्मा के अंदर। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों अभी आपको जैसा पता ही होगा 23 जनवरी 2021 को हमने इनकी 125वीं जयंती को सेलिब्रेट किया। इसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि इसको पराक्रम दिवस से भी सेलिब्रेट किया जाएगा वह हर साल। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस जो है काफी इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर है। इनका जो एम था कि हम लोग वायलेंटली ब्रिटिश रूल को हम लोग ओवरथ्रो कर सकते हैं। इन्होंने फ्रेज दिया था जय हिंद, इनके द्वारा ये जय हिंद हमारा फ्रेज दिया होता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और साथ में इन्होंने महात्मा गांधी को बोला था फादर ऑफ द नेशन, ये इन्होंने ही बोला था, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। साथ में इन्होंने एस्टैब्लिश किया था ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है। जब इन्होंने त्रिपुरी सेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसको छोड़ दिया था, उसके बाद इन्होंने एस्टैब्लिश किया था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। 1938 में इन्होंने हरिपुरा सेशन, कांग्रेस का सेशन को हेड किया था। तो हरिपुरा कहां पड़ता है? ये हमारा पड़ता है गुजरात के अंदर। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और साथ में इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक है उसका नाम है इंडियन स्ट्रगल। इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है इंडियन लीजन, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इनको जो है नेताजी पहली बार बोला गया था जर्मनी में। दोस्तों ये जितने भी फैक्ट्स बताए गए हैं नेताजी के बारे में आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये सारे पॉइंट्स वही हैं जो एग्जाम में बिल्कुल आते हैं। अभी हाल ही में किसी राज्य ने जेल टूरिज्म चालू किया है, वो चालू किया गया है येरवाड़ा प्रिजन से। ये प्रिजन भी काफी हिस्टोरिकल इसका सिग्निफिकेंस है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ये कौन सी स्टेट ने किया है? तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र या फिर जम्मू एंड कश्मीर? तो सही आंसर है, ये हमारा चालू किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। दोस्तों ये वही जेल है जहां पे हमारे भीमराव अंबेडकर और साथ में महात्मा गांधी के द्वारा हमारा पूना पैक्ट साइन हुआ था। तो ये हमारा जेल का नाम है येरवाड़ा जेल, ये हमारा मौजूद है पुणे के अंदर। तो अभी क्या हुआ है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है कि यहाँ पे और साथ में कई सारे जेल जो कि हिस्टोरिकली काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स को कई रखा गया है, कई वहां पे उनपे कई सारे प्रताड़ना दी गई थी, उनको अब पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा। साथ में वहां पे अब स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उनको एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन देख सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना, जैसे चालू किया गया है हमारा महाराष्ट्र के अंदर। और आपको ध्यान रखना ऐसा फर्स्ट स्टेट ये नहीं है, ऐसा ऑलरेडी कई जगह किया जा चुका है, जैसे दिल्ली में किया जा चुका है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ये वही जेल है जहां पे हमारे चापेकर ब्रदर्स को भी फांसी की सजा दी गई थी और अजमल कसाब को भी फांसी की सजा दी गई थी। अभी हाल ही में एक ऑनलाइन इंटरनेशनल क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये कहां पे किया गया है? चाइना, नेदरलैंड्स, फ्रांस या फिर इंडिया? तो सही आंसर है इसका, ये हमारा ऑर्गेनाइज किया गया था। किसने होस्ट किया था इस समिट को? तो ये हमारा समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था नीदरलैंड्स गवर्नमेंट के द्वारा। नीदरलैंड्स के बारे में थोड़ा सा भी देखेंगे। इसमें क्या डिस्कस किया गया? इसका फोकस किया था कि हमारे जितने भी स्मॉल होल्डर्स फार्मर्स हैं उनको जो क्लाइमेट चेंज के कारण कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए फंडिंग की बात पे मेनली फोकस था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट में स्मॉल होल्डर्स फार्मर्स पे फोकस था। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई सारे इंपॉर्टेंट बात को बोला, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान में रखिएगा और उसको आप आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि हमारा इंडिया का जो टारगेट है 450 गीगावाट टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का 2030 तक का। साथ में हम लोग जो है करीब 8 करोड़ लोगों को अभी तक रूरल हाउस होल्ड को हम लोग क्लीन कुकिंग फुल से अभी जोड़ चुके हैं। साथ में उन्होंने बोला कि 64 मिलियन जो है हाउस होल्ड को साफ पानी का अभी कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया गया है। जहां तक की बात दोस्तों नीदरलैंड के हम लोग डच और हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा जो है वेस्टर्न यूरोप में पड़ता है। ये जो इसकी नेबरिंग कंट्रीज है बेल्जियम और है जर्मनी। यहाँ की जो कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है वो है एम्स्टर्डम। करेंसी है यहाँ की यूरो। प्राइम मिनिस्टर है हमारे यहाँ के मार्क रूटे।
यूरोपियन यूनियन का यह जो हमारा मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। वर्ल्ड का जो फर्स्ट स्टॉक मार्केट जो इशू किया गया था वो यहीं पे इशू किया गया था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इशू किया गया था। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और जो फर्स्ट कंट्री बन गया था नीदरलैंड, जब इसने बोला था कि गे मैरिज को या फिर सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया था। नीदरलैंड्स के अंदर ही हमारा मौजूद है हेग। यहाँ पे जो है कई सारे इंपॉर्टेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। जैसे हमारा हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो गया, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हो गया, यूरोपोल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स हो गया। तो दोस्तों इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। हु वॉज नरेंद्र लूथर, इनकी हाल ही में भी मृत्यु हो गई। ये कौन थे? फॉर्मल सिविल सर्वेंट, साइंटिस्ट, एथलीट या फिर क्रिकेटर? तो सही आंसर है ये हमारे थे एक फॉर्मल सिविल सर्वेंट। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ये हमारे 1955 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और इन्होंने कई सारे जो है हैदराबाद के सीक्रेट्स को अनवील किया था, इसलिए काफी फेमस हुए थे। साथ में ये कई सारे इनका कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री और कल्चर पे काफी ज्यादा है, इसलिए इनको याद किया जाता है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि आखिर हमारे कौन थे। तो ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कौन थे, हमारे सिविल सर्वेंट थे या फिर राइटर थे, ऑथर थे, कॉलमनिस्ट थे। तो ये सभी कुछ थे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे अपडेट्स हैं, उसको आप जल्दी से देख लेते हैं। अभी हाल ही में कितने लोगों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर है ये सम्मानित किया गया 32 लोगों को सम्मानित किया गया। इसमें क्या होता है, ये हमारे छोटे बच्चे होते हैं, उनके कई सारे जो इनोवेशन जो स्पोर्ट्स में या आर्ट्स एंड कल्चर में, सोशल सर्विस में या ब्रेवरी में उनको अवार्ड दिया जाता है। तो उसी में करीब 32 लोगों को इसमें अवार्ड दिया गया है। अभी हाल ही में किस कंट्री ने यूएसए के 28 ऑफिसर को बैन किया है? ऐसा एक ही कंट्री कर सकता है। कौन है? तो वो है चाइना। अभी यूएसए के अंदर फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर कौन बन गई है नेशनल इंटेलिजेंस की? तो उनका नाम है एवरिल हेंस। एवरिल हेंस बन गई है यूएसए की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। अभी थोड़े दिन पहले ही वर्ल्ड के फर्स्ट बन गए हैं हमारे फुटबॉल हिस्ट्री में मैक्सिमम गोल करने वाले एक व्यक्ति बन गए। उनका नाम क्या है? उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये आपको ध्यान रखना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं वर्ल्ड के टॉप गोल स्कोरर। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहां के हैं? तो ये हमारे हैं पुर्तगाल के। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, अभी इंडिया की जो रैंकिंग क्या है ग्लोबल फायर पावर डिफेंस रिव्यू में? तो इंडिया की रैंकिंग है 4th। तो फर्स्ट 3 कंट्रीज कौन है? तो वो हमारे यूएसए, रशिया है, चाइना है। अभी हाल ही में जो फिटबिट कंपनी, जिसका कई लोग आप देखते होंगे बैंड पहनते हैं फिटनेस फ्रीक लोग, तो वो कौन सी कंपनी ने उसको एक्वायर कर लिया है? तो गूगल ने फिटनेस कंपनी फिटबिट को एक्वायर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोसाली नेशनल क्राफ्ट मेला। अब ये ऑर्गेनाइज किया गया है कौन से राज्य में इसमें ऑर्गेनाइज किया गया है? सही आंसर है इसका ओडिशा में ऑर्गेनाइज किया गया है। अभी हाल ही में किस इंडियन ने जीता है माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज 2021 का? ये हमारे जीता है निखिल श्रीवास्तव ने ये प्राइज जीता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में कौन से जू को रिनेम कर दिया गया है? बाला साहब ठाकरे जूलॉजिकल पार्क। तो ये जू का नाम है नागपुर का गोड़ेवाड़ा जू है, जिसका नाम बदल के कर दिया गया है बाला साहब ठाकरे जूलॉजिकल पार्क। तो इस बार का आप ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में जो है 10th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है वो अभी कंक्लूड कर दी गई है। वो कौन जीता है? तो वो जीता गया है हमारे आईटीबीपी ने। तो इस बात का भी ध्यान में रखिएगा। और यह कहां पे कंडक्ट किया गया था? ये हमारा कंडक्ट किया गया था गुलमर्ग में। अब मेन सेक्शन में आईटीबीपी ने जीता है, वुमेन सेक्शन में हमारे जीता है दिल्ली ने। तो इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारा क्वेश्चन आंसर का एमसीक्यू का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारे वीडियो बिल्कुल पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहा है तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ में पीपीटी का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी तरीके की सजेशन है, फीडबैक है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में या सजेशन बॉक्स में जाकर के दे सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक या फिर फेसबुक लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।